Hello everybody, welcome back once again in this chemistry class. तो हम लोगों ने शुरू के 4 लेक्चर्स में पीरियोडिक टेबल को जितना संक्षिप्त में पढ़ा जा सकता था सारा पढ़ लिया है, ठीक है। और आज बात हुई थी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की। ये जो क्वेश्चन पेपर है जो आप लोग को मिलता है लगाने को, उसी को डिस्कशन करेंगे। इसमें 20 एमसीक्यू हैं। शाहू के एंट्रेंस में भी 20 एमसीक्यू ही आते हैं, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री या किसी से भी, फिजिक्स, बायोलॉजी। और इसके अलावा एमसीक्यू होंगे, और जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो काफी सारे जो आप लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हैं चैप्टर में, काफी सारी चीजें तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये एक बेहतर रिवीजन भी है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड एप्लीकेबल। कह रहा है कि अप टू विच एलिमेंट, किस एलिमेंट तक द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड एप्लीकेबल। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव याद आया। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसका था? न्यूलैंड का। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव करके हमने उसको पढ़ा है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था उसमें हमने पढ़ा था कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती थी। मैंने बताया था कि न्यूलैंड वाज अ मैजिशियन। तो सा रे गामा पादा नीसा ऐसे करके, जिस तरह से सा से शुरू होके बाद में फिर सा पे आ जाता है 8वें नंबर पे, सेम वही हाल था यहाँ पर। और पूछा है कि किस एलिमेंट तक एप्लीकेबल था। अब आपको पता है कि न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसका ड्रॉबैक यही है कि वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम के आगे फिर वो सही से काम नहीं कर रहा था। तो आंसर है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी आंसर बी। यानी कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम के आगे वो काम नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये भी हिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वहां से ही है। क्वेश्चन है, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर। तो कुछ गैप छोड़े गए थे ऐसे एलिमेंट के जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर। तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किस एलिमेंट ने बाद में, मतलब पीरियोडिक टेबल में अपना प्लेस पाया, यानी कि बाद में आया। तो यानी कि पूछ रहा है कि मेंडलीव ने जो प्रिडिक्शन किया था कुछ एलिमेंट्स का, उनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट है। ऑप्शन है हमारा ए, क्लोरीन। हमें पता है कि क्लोरीन पहले से ही था, क्लोरीन ऐसा कोई मतलब नहीं था इसमें। सिलिकॉन, सिलिकॉन भी था क्योंकि उन्होंने अपने कुछ एलिमेंट में, देखो फ्यूचर डिस्कवर जो एलिमेंट थे, तो एक था इका सिलिकॉन, एक था इका एल्यूमिनियम और एक था इका बोरॉन। ये 3 एलिमेंट थे मिलनी। एक इका मैंगनीज भी था, लेकिन वो इतना नहीं पूछते। ये 3 मेन थे, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम और इका बोरॉन, ये 3 थे। सिलिकॉन ऑलरेडी था, इसका मतलब उस समय ऑक्सीजन तो जन्मों जन्मों से है, ऑक्सीजन तो बहुत पुराना एलिमेंट है। और डी है जर्मेनियम। तो बिल्कुल यही इसका आंसर है, जर्मेनियम। जर्मेनियम एक ऐसा एलिमेंट था जिसके बारे में मतलब जिसके डिस्कवर की पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था मेंडलीव ने। तो ऑप्शन है डी। ये हमें कैसे पता चलता है? इका सिलिकॉन था जर्मेनियम, इका एल्यूमिनियम था गैलियम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जर्मेनियम दिया हुआ है, तो यानी कि इका सिलिकॉन वाला ही एलिमेंट जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो बाद में मिला था। तो याद रखने कौन कौन से थे वैसे मेनली, देखो जर्मेनियम था, और गैलियम था, और स्कैंडियम था, ठीक है। एक स्कैंडियम था और एक मिला था टेक्नीशियम। ये 4 एलिमेंट थे जिनके प्रिडिक्शन किए थे मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में, और बाद में मिल गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन वाज। मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई 1869 में या 1879 में, आई डोंट नो वो कौन सा ईयर था, 1869 था शायद, 79 देख लेना। तो कौन, कितने एलिमेंट उस समय नोन थे? तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं। 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे। तो हमने पढ़ा है कि 63 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड दैट टाइम। 63 एलिमेंट उस समय डिस्कवर हो चुके थे। तो इसका भी सीधा सीधा आंसर है, इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रॉपर्टीज ऑफ इका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव्स आर द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट। कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ इका एल्यूमिनियम, जो एलिमेंट था इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी थी, जी, इका एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी थी वो किस एलिमेंट से मेल खाती थी? प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर डिस्कवर्ड, जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ। ऑप्शन है स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है इका एल्यूमिनियम एलिमेंट था, इका एल्यूमिनियम, इसका कोड भी होता है आलू गाजर,
बीटा जी और BSC, ये 3 इस तरह से याद रख सकते हो। आलू गाजर मतलब एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम का मतलब गैलियम, इका सिलिकॉन का मतलब जर्मेनियम, इका बोरॉन का मतलब स्कैंडियम। आलू गाजर तो यानी आलू के साथ में क्या आने वाला है, गाजर, यानी कि गैलियम। तो जिस एलिमेंट को मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में इका एल्यूमिनियम बोला था और जो प्रॉपर्टी सजेस्ट की थी कि एक एलिमेंट मिलेगा उसको इका एल्यूमिनियम नाम दिया गया है, एल्यूमिनियम के नीचे रखना है, वहां पे गैप छोड़ रखा था, तो बाद में मिलने वाला एलिमेंट था हमारा गैलियम। ठीक है, तो ये कोड से तुम तीनों याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन देखो मेंडलीव से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो मैंने देखा यही वाला आता है। वो जो गैप्स छोड़े थे मेंडलीव ने, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी वही क्वेश्चन रहती है, उसके बाद में वो कुछ और भी तिकड़म भिड़ा दें अलग बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा गैलियम सी। क्वेश्चन नंबर 5, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है वो बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द हॉरिजॉन्टल रोज में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सी कह रहा है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द वर्टिकल कॉलम, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन द ग्रुप। देखो सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल में इस तरह से एटॉमिक नंबर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 4 के बाद में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से। हॉरिजॉन्टल रोज में एटॉमिक नंबर का बढ़ते हुए हैं। देखो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बात तो पता है, लेकिन कैसे? हॉरिजॉन्टल रोज में, वर्टिकल में नहीं। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9 10, इस तरह से नहीं है, ये गलत तरीका है। हॉरिजॉन्टल रोज में है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 फिर इस तरह से, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रोज में। तो ये भी ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन वो कैसा है? रोज में, हॉरिजॉन्टल रोज में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कह रहा है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द हॉरिजॉन्टल रोज, यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर शुड बी बी। ओके, तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन था, अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, आप इसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लोकेट करेंगे, कहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, या कहाँ होना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो हमने पढ़ा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखो वैसे तो मैं यही बोलता हूँ कि एस और पी ब्लॉक पूरा आपको लिखने आना चाहिए, एस और पी ब्लॉक पूरा लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। एस इधर है, पी यहाँ है, डी बीच में है। डी इतनी फिर भी एक बार को उतनी जरूरत नहीं है, 10 तक तो डी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये वाला आना चाहिए, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 1 यहाँ पर है और 2 मान लो यहाँ पर है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 7 8 9 10। तो देख लो 10 कहाँ पर आया है, फिर इधर 11 12 13 14 15 16 17 18, कम से कम इतना इतना तो लिखना आना चाहिए सबको, इतना तो पता होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर 20 30 30 तक तो वैसे भी याद रहने चाहिए। हमने कितनी बार मतलब पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक तो सबको आना चाहिए कम से कम, इतना तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जरूरी है। तो एटॉमिक नंबर 10 वाला एलिमेंट देखो कहाँ पर आया है, पी ब्लॉक में 18th ग्रुप में आया है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो ग्रुप नंबर 18। तो ऑप्शन है हमारा 6 का सी। ग्रुप नंबर 18 में देखो एटॉमिक नंबर 2 भी ग्रुप नंबर 18 में, 10 भी ग्रुप नंबर 18 में, 18 भी ग्रुप नंबर 18 में, इसके बाद नीचे आएगा 36, वो भी ग्रुप नंबर 18 में। तो हमने पीरियोडिक टेबल में ये सारी चीजें पढ़ी हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। एक एलिमेंट एक्स है, इसके क्लोराइड का फॉर्मूला है XCl2। ऐसे क्वेश्चन में तुरंत समझ जाया करो, फॉर्मूले को देख को हम वैलेंसी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी तो फिक्स है 1 है भाई, ठीक है। तो एक्स की वैलेंसी यहाँ से पता चल जाएगी, तो फॉर्मूला XCl2 फॉर्म हुआ है, यानी कि इस एलिमेंट की वैलेंसी 2 है, तभी क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला XCl2 बनता है। तो वैलेंसी पता लग गई। विच इज ए सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कि सॉलिड है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, ठीक है। एलिमेंट एक्स फॉर्म में क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 विच इज सॉलिड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो कंपाउंड बना है XCl2 ये सॉलिड भी है और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब इस बात का मतलब समझो क्या है। इस बात का मतलब ये है कि ये जरूर कोई मेटल है, क्योंकि मेटल्स क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मेटल और क्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल मिलके आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। आयनिक कंपाउंड सॉलिड भी होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका हाई होगा। तो वो यहाँ से इस लाइन से ये समझाना चाह रहा है कि आयनिक कंपाउंड है। आगे कह रहा है एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
कह रहा है एक्स पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में होगा जिसमें इन चारों में से कौन सा एलिमेंट हो सकता है। अब देखो एक्स की वैलेंसी है 2 और एक्स एक मेटल है, ये भी तय हो गया। अब वैलेंसी 2 और मेटल, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो हमारा पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप है, जिसमें है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम। ठीक है, रेडियम इसी ग्रुप में होगा। तो कह रहा है कि एक्स वुड मोस्टली लाइक बी द इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक्स कौन से ग्रुप में हो सकता है? तो जो भी है इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमको, ऑप्शन दिया है सिलिकॉन नहीं, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम नहीं, सोडियम नहीं, यानी कि मैग्नीशियम आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा समझना था। यहाँ से आपको एक्स की वैलेंसी पता चल जाती, मेटल है ये बात पता चल जाता, क्योंकि देखो दो वैलेंसी वाला ग्रुप ये अकेला नहीं है। जो ग्रुप नंबर 16 है, ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये भी इन सब की भी वैलेंसी 2 है कि नहीं है? इनकी भी वैलेंसी 2 है। लेकिन ये अगर मान लो ये क्लोरीन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो ना तो वो सॉलिड होगा ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। यही समझने वाली बात है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये मेटल है। तो दो वैलेंसी वाले मेटल कहाँ पर है? इस यहाँ पर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। 7 का आंसर है बी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 8, पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ट्रायड्स। यहाँ पर आपको दिया गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, लास्ट में है ब्रोमीन। आपको मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो देखो एक बात समझो ध्यान से, कभी भी रिएक्टिव एलिमेंट की अगर बात की जा रही हो तो पहले एक बात ध्यान से समझ लेना, मेटल की रिएक्टिविटी एक अलग चीज है और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी अलग चीज है, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी अलग है। मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। इस बात का मतलब ये हो गया कि मेटल कितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लियर? और नॉन मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना यानी गेन करना। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन सा नॉन मेटल कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर? तो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल की रिएक्टिविटी है, और कितना इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नॉन मेटल की टेंडेंसी है। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है यहाँ पर पोटेशियम। मेटल्स की बात किया जाए तो सबसे रिएक्टिव है पोटेशियम। और ये है हमारे तीन नॉन मेटल। अब तीनों नॉन मेटल में देखा जाए तो सबसे रिएक्टिव है फ्लोरीन। तो के और एफ ये दो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ये एक मेटल है, ये एक नॉन मेटल है, लेकिन दोनों रिएक्टिव है। तो इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में मैंने बताया था कि जो रिएक्टिविटी होती है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की अलग से देखा जा सकता है। अगर आप एस ब्लॉक में देखोगे मेटल्स की साइड में, तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि मेटलिक करेक्टर बढ़ता है। मेटल साइड में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है। वहीं अगर नॉन मेटल की साइड चली जाओगे पी ब्लॉक में, तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी कम होती है। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उधर नॉन मेटल्स ऊपर की साइड में है, ऊपर से नीचे आने पे नॉन मेटलिक करेक्टर कम होता है। अगर नॉन मेटलिक करेक्टर कम हो रहा है तो यानी कि जो एक नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी है वो भी कमी हो रही है। तो इस तरह से इसका आंसर के एंड एफ होना चाहिए, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्या है ये मेन बात है। क्वेश्चंस का डिस्कशन सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि समझ में आए कि बात है क्या। तो मेटल और नॉन मेटल के केस में याद रखना दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग तरीके से होती है। अगर यहाँ पर सारे के सारे मेटल ही होते, अगर मान लो मैं ये सारे तीनों मिटा दूं, तो मुझे इन तीनों में से अगर मान लो दो चुनने होते तो मैं सबसे पहले पोटेशियम चुनता, दूसरे नंबर पे सोडियम चुनता। समझे? लेकिन नॉन मेटल्स थे तो दोनों में से एक एक को देखा गया, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम निकला और सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17? देखो ऐसे क्वेश्चन तो सीधे सीधे एक बार में हो जाने चाहिए। पीरियड नंबर 3 में कौन कौन से? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 होते हैं। उसके बाद ये ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। देख लो पीरियड नंबर 3 में ग्रुप नंबर 17 में कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन। तो कम से कम 3 पीरियड तक तो लिखना आना ही चाहिए सबको, पीरियोडिक टेबल सही से लिखनी भी आनी चाहिए। ठीक है ना? तभी पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हो पाएंगे। अगर हमें एस और पी ब्लॉक कम से कम लिखना आएगा और हमें इतनी समझ में आ जाएगा कि डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है, वो सारी बातें अगर हम उसका फंडामेंटल समझ जाएं। तो इसका आंसर है सी। पूछ रहा है एटॉमिक नंबर क्या है उस एलिमेंट का, तो दिख रहा है साफ साफ कि एटॉमिक नंबर उसका 17 ही होगा, क्लोरीन ही है वो।
है कि नहीं है? तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड? ट्रेंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने पर जो चार ये ट्रेंड बताए जाएंगे, तो लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर कौन सा ट्रेंड है जो काम नहीं करता? ऐसा नहीं है जैसा इसमें बताया गया है। इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कह रहा है द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। जो ऑक्साइड्स है मेटल के वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो ये ट्रेंड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। हमें लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटल्स बढ़ते हैं, नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ता है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड ही एसिडिक होते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो ऑक्साइड्स है वो एसिडिक होंगे, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना है। बी कह रहा है द एलिमेंट बिकम लेस मेटलिक। कह रहा है लेफ्ट से राइट जाने पर एलिमेंट जो होते हैं उनका मेटलिक करेक्टर कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ता है, तो मेटलिक करेक्टर जाहिर है कम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये भी ठीक है। सी कह रहा है देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इधर से इधर जैसे जैसे जाएंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, ये भी ठीक है। डी कह रहा है द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। कह रहा है कि एटम जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इजीली रिमूव करना शुरू कर देते हैं, ये गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है और मेटलिक करेक्टर कम हो रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो एलिमेंट आएंगे, लेफ्ट से राइट में जाते समय जो एलिमेंट आएंगे, इधर से इधर मान लो, खुद बताओ इन सारे एलिमेंट में सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? सोडियम, क्योंकि ये मेटल है। और जितना जितना आप राइट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकलना उतना मुश्किल होता जाएगा, उतना ज्यादा मुश्किल है ये। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल कैपेसिटी होती है किसी एटम की, वो कम होती है ना कि बढ़ती है। तो इसमें लिखा है द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। एटम अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली रिमूव करेगा, ये ऑप्शन गलत है। मतलब यही स्टेटमेंट गलत है और ये ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना था, तो वो मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी तीन एलिमेंट दिए हैं, ए बी सी तीन एलिमेंट दिए हैं, बिलोंग टू ग्रुप 1, 14 एंड 17। ये 1, 14 और 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ग्रुप समझ गए ना, वर्टिकल लाइंस। रिस्पेक्टिवली ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच टू एलिमेंट विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड। कह रहा है कौन कौन सा आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, देखो। ग्रुप नंबर 1 में होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है। ग्रुप नंबर 17 में होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 14 में होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि आयनिक कंपाउंड सबसे अच्छा कौन फॉर्म कर सकता है? ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट हैं सब मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, हाईली मेटलिक प्रॉपर्टी है इनके अंदर। और ग्रुप नंबर 17 में ये हाईली नॉन मेटलिक हैं, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। तो इसका आंसर यही होना चाहिए कि ए और सी आसानी से फॉर्म करेंगे। तो ऑप्शन ए है, ए एंड बी गलत है, ऑप्शन बी ए एंड सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में ठीक है। तो ए आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ग्रुप 14 वाले जो एलिमेंट हैं, असल में कार्बन आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, और ये देखो जो 14 के जितने भी एलिमेंट हैं, ना तो ये ज्यादा मेटलिक है ना ये ज्यादा नॉन मेटलिक है। ठीक है ना, इनमें मेटलिक करेक्टर भी बहुत ज्यादा नहीं है, नॉन मेटलिक करेक्टर भी नहीं है, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड ये फॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप 2, एक एलिमेंट है ग्रुप 2 से, द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विद वाई फ्रॉम ग्रुप 17 टू फॉर्म अ कंपाउंड। कह रहा है कि एक एलिमेंट एक्स है जो सेकंड ग्रुप का है, और एक एलिमेंट वाई है जो 17th ग्रुप का है। कह रहा है आपस में कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेंगे? बहुत इजी बात है, जो ग्रुप नंबर सेकंड का है उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। और जो वाई का है 17 ग्रुप में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी वैलेंसी 1। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। तो एक्स और वाई के बीच में एक्स की वैलेंसी 1, 2 है, इसकी 1 है, तो बनेगा XY2। क्या कंपाउंड बनेगा? XY2। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, XY2 इज द आंसर।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अ मेटल M is in the group 14th of the periodic table. What will be the formula of its oxide? कह रहा है कि एक मेटल M है, ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड? सीधा ग्रुप नंबर 14 लिख लो। काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 4। हमने पढ़ा है कि इन एलिमेंट्स की वैलेंसी जनरली 4 होती है, हालांकि टिन और लेड की वैलेंसी 2 और 4 दोनों है, लेकिन जनरली 4 वैलेंसी ये शो करते हैं। इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला, कार्बन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन क्या बनाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जर्मेनियम बनाएगा जर्मेनियम डाइऑक्साइड। ये बनाएगा टिन ऑक्साइड और ये बनाएगा PbO2। हालांकि ये दोनों की वैलेंसी वेरिएबल है, लेकिन फिर भी 4 वाली वैलेंसी ज्यादा शो करते हैं। ये सबकी वैलेंसी 4-4 है। क्या बनाएंगे? अब एलिमेंट M है, इसकी वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। जब करोगे तो 2 से 2 कट कैंसिल, बनेगा MO2। फॉर्मूला आएगा MO2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, MO2। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। नेम द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल विच हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि इसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इनमें है, K प्लस में। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 18 है। अब पूछ रहा है कौन सा वो न्यूट्रल एलिमेंट है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर 18 किसका है? आर्गोन का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, आर्गोन। 15 कह रहा है एन एलिमेंट एक्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड एक्सो। एलिमेंट एक्स ने वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक्सो बनाया। यहाँ से ये बात पता लग गई कि एक्स की वैलेंसी है 2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, तभी ऐसा कंपाउंड बनेगा। दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग। ये जो ऑक्साइड है ये कंडक्टिंग भी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि मेटेलिक कंपाउंड है। यानी कि एक बात और पता लग गई कि एक्स जो है वो मेटल भी है। ठीक है, एक्स जो है वो मेटल भी है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन एक्स रिएक्ट विद क्लोरीन। कह रहा है जब एक्स क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एक्स और क्लोरीन की रिएक्शन करवा दो। एक्स की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो फॉर्मूला आएगा XCl2। तो बहुत आसान था ये भी। XCl2 इज द आंसर और ऑप्शन नंबर सी। 16 एन एलिमेंट एक्स हैज मास नंबर 40। एक एलिमेंट एक्स है, इसका जो मास नंबर है A वो है 40, और इसमें दिया है एंड 21 न्यूट्रॉन इन इट्स एटम। इसके पास न्यूट्रॉन है 21। अब पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसका एटॉमिक नंबर। देखो, हमको मास नंबर दिया है, न्यूट्रॉन दिया, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है A=P+N। मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन होता है। प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन प्रोटॉन हमें निकालना है। न्यूट्रॉन कितना है? 21, और मास कितना है? 40। यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 19। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 19 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन निकल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लग गए। आगे का काम किस ग्रुप का है? एटॉमिक नंबर 19 किसका है? पोटेशियम का। पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, तो पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, ग्रुप नंबर। ठीक है, आगे कह रहा है 17 में कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। कंसीडर करो इन एलिमेंट को। कैल्शियम, ऑर्गेशियम, आर्गॉन, सल्फर, बेरिलियम और हीलियम। विच ऑफ द एलिमेंट वुड हैव एक्सपेक्ट टू बी द ग्रुप नंबर 16? आपको ग्रुप नंबर 16 याद होना चाहिए। बताया था कि एस और पी ब्लॉक के ग्रुप याद रखो, उसमें है ओल्ड स्टाइल से TO। कौन कौन सा एलिमेंट है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी ऑप्शन में है, और यहाँ पर सल्फर भी ऑप्शन में है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो यही दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ द 16। एक एलिमेंट ए है, वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और 16 ग्रुप से बिलोंग करता है। समझ जाओ एलिमेंट क्या होगा। फाइंड आउट द वैलेंसी।
सबसे पहली बात, थर्ड पीरियड और 16 वाला एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट है सल्फर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 16। इसकी वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होगी? हमें पता है कि 16 में है ओल्ड स्टाइल से टीपो, हमने पढ़ा है कि इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो आपसे वैलेंसी पूछिए, सीधा सीधा आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आंसर, यानी कि वैलेंसी कितनी है? 2। तो ग्रुप एस और पी ब्लॉक पता होना चाहिए उतना, क्योंकि अगर इसमें ही इनको अगर तरीके से करोगे, पूरा प्रोसेस अपनाओगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, उतना समय नहीं देना चाहिए इन क्वेश्चंस में। 19 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ट्रेंड के बारे में? इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इन गोइंग डाउन, ऊपर से नीचे आने पर जब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में, तो कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा ट्रेंड नहीं मैच करता? पहला है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज, मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, बिल्कुल सही है, हमको पता है कि मेटलिक करेक्टर बढ़ता है, तो टॉप टू बॉटम मेटल जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की, मेटल की साइड में वो इंक्रीज होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, द मेटलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, द मेटलिक करेक्टर, तो मेटलिक करेक्टर होता है वो भी इंक्रीज करता है, हमने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। ऑप्शन सी, द साइज ऑफ द एटम इंक्रीज, एटम का साइज भी बढ़ता है, ये भी हमने पढ़ा है कि साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं तो साइज भी बढ़ जाता है। डी, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये ग्रुप के सारे एलिमेंट के, एक ग्रुप में जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहला ग्रुप है, सारे ग्रुप के एलिमेंट यानी कि ग्रुप के सारे एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सबके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले ग्रुप में बेटा मांगे कार स्कूटर वाले ग्रुप में, उसमें सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यही ऑप्शन गलत है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते कभी, तो ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। 20 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटलिक करेक्टर, मेटलिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मैं जरा सारे लिख लूं। ऑप्शन ए में है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ऑप्शन बी में है कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन होना चाहिए, सी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और ऑप्शन डी दिया है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्या पूछा है? मेटलिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मेटलिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लो क्या हो सकता है यहाँ पे। सोडियम से ज्यादा मेटलिक लिथियम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा मेटलिक पोटेशियम, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि लिथियम यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है काम, अगर लिथियम पहले लिखा होता सोडियम बीच में तो आंसर ठीक हो जाता। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके मेटलिक करेक्टर से ये तो सारे के सारे नॉन मेटल हैं, लेकिन फिर भी अगर मेटलिक ऑर्डर देखा जाए तो मेटलिक ऑर्डर सबसे ज्यादा इसमें होगा, फिर इसमें होगा, लास्ट में इसमें होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटलिक करेक्टर कम होता है। मैग्नीशियम ज्यादा मेटलिक है एल्यूमिनियम से, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिलिकॉन ज्यादा मेटलिक नहीं है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है खराब। मेटलिक का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो सबसे पहले कम होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये मेटलिक करेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ना कि इंक्रीजिंग, ठीक है, हमको इंक्रीजिंग में देखना है। अगले में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर वाला ग्रुप है, देखो ऊपर से नीचे आने पे मेटलिक करेक्टर बढ़ता है, यानी कि कैल्शियम ज्यादा मेटलिक है, फिर ये, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, बिकॉज यहाँ पर मेटलिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन पेपर था, डिस्कस हो गया। उम्मीद है कि जितने भी जो क्वेश्चन जो तुम लोगों ने पढ़े हैं इसमें पीरियोडिक टेबल में, काफी सारी चीजें इसमें कवर हो गई हैं, सब तो कवर नहीं हो पाई हैं इसमें, कुछ तो टॉपिक्स ऐसे हैं जो, क्योंकि 20 क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाना भी मुश्किल है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन कंपाउंड फॉर्मेशन वाले लिए गए हैं कि ये इस ग्रुप का है, ये उस ग्रुप का है, इसकी वैलेंसी इतनी है, दोनों में कौन सा कंपाउंड बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे भी बहुत जाते हैं और स्टूडेंट अक्सर इसमें गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहो, अब आगे मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ में, किसी और टॉपिक के साथ में आगे की बात करेंगे। टिल देन बाय।